नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है दिनांक 8 जून 2022। देखेंगे आज के मुख्य समाचार। आज है वर्ल्ड ओशन डे। इसको सेलिब्रेट करने के पीछे का उद्देश्य है कि लोगों के बीच अवेयरनेस लाई जाए कि ओशियंस अभी तक न जाने कितनी सुविधाएं आपको दे चुका है और आने वाले भविष्य में न जाने कितनी सुविधाएं और देगा। ओशंस को फर्दर डिग्रेड होने से बचाने के प्रयास पर काम करने और लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। आज सुबह ही मैंने एक सोशल मीडिया पर एक पिक्चर देखी। इसे ट्विटर पर शेयर किया था प्रवीण कासवान सर ने, जो बहुत रिनाउंड आईएफएस हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी उसे शेयर करूं। हमारे द्वारा यूज़ किया हुआ ये प्रत्येक कूड़ा, कचरा या फिर पॉलीथीन जो हम जिसे कहते हैं, कैसे एट द एंड मैरीन इकोसिस्टम को इफेक्ट करता है। इसी को फोकस में रख के इस साल के ओशन डे का थीम है रीवाइटलाइजेशन, यानी कलेक्टिव एक्शंस फॉर द ओशंस। अगर हम हिंदी में देखें तो यानी पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्यवाही। अब एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं, उसमें 14th पॉइंट में ओशन के लिए मेंशन किया गया है लाइफ बिलो वाटर, कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशंस, सीज एंड मैरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हमारा मिनिमम इनपुट ये हो सकता है कि जो ईजिली अचीवेबल भी है कि हम पॉलीथीन का मिनिमम यूज़ करें। जैसे जहाँ एकदम काम चल ही नहीं सकता है वहीं पर यूज़ करें पॉलीथीन का। कोशिश करें थैली पास में रखें। जब आप एनी टाइम 200 ग्राम का मोबाइल और 150 ग्राम का पर्स लेके घूम सकते हैं, तो किसी पर्टिकुलर काम के लिए 50 ग्राम की थैली लेके भी चल सकते हैं। बस बात है दैनिक दिनचर्या में उसे लाने की, क्योंकि एट द एंड यही पॉलीथीन नाले, नदियों के द्वारा समुद्र में जाके मिलती है और मैरीन इकोसिस्टम को काफ़ी प्रभावित करती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग आज के समाचारों पर। तमिलनाडु टॉप्स फूड सेफ्टी इंडेक्स। ये आपका GS3 से रिलेटेड है। टॉपिक है फूड सेफ्टी। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक लिस्ट रिलीज की है। इस लिस्ट में रैंक्स हैं स्टेट के कि कौन से स्टेट्स फूड सेफ्टी में क्या पोजीशन रखते हैं। SFSI यानी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, ये 5 पैरामीटर्स के बेसिस पर स्टेट्स को रैंकिंग देते हैं। इसमें स्टेट्स वाइज हम देखें तो तमिलनाडु टॉप पर है, फिर गुजरात और फिर महाराष्ट्र। 5वें स्थान पर वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश ने इक्वल शेयर किया है। वैसे ही 8वें स्थान पर भी 2 स्टेट्स हैं, ओडिशा और हमारा उत्तर प्रदेश। छोटे राज्यों की श्रेणी में देखें तो गोवा टॉप पर है। वैसे ही यूनियन टेरिटरीज के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, फिर दिल्ली और फिर चंडीगढ़। दरअसल 7 जून को फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है और इसी मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने विजेता राज्यों को पुरस्कृत किया और ये भी कहा कि खाद्य सुरक्षा पर हम सभी को साथ मिलकर एक स्वस्थ राष्ट्र बनाने के लिए काम करना चाहिए। इसी मौके पर उन्होंने 2 इनिशिएटिव भी लॉन्च किए। एक तो ईट राइट रिसर्च अवार्ड्स एंड ग्रांट्स और दूसरा ईट राइट क्रिएटिविटी चैलेंज, इसका फेज 3 था। तो ये एक स्कूल लेवल कंपटीशन है। ये ईट राइट इनिशिएटिव क्या है, तो एक्चुअली WHO की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन फ्यूचर में वर्ल्ड में बहुत काफ़ी ज़्यादा स्तर पर लोगों को इफेक्ट करेगी। ये कुछ हद तक आपके जीन्स पे भी डिपेंड करते हैं और लेकिन आपके डेली लाइफस्टाइल और खान पान पर ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो FSSAI ने कई नॉर्म सेट किए हैं कि कितना ट्रांस फैट होना चाहिए, रिफाइंड ऑयल हम खाते हैं उसमें, या फिर और भी कई सारे इनिशिएटिव हैं FSSAI के, ताकि एज अ होल इंडिया के यूथ हेल्दी हों, ताकि भारत का भविष्य स्वस्थ रहे। क्योंकि जब भारतीय स्वस्थ रहेंगे तो अपने आप शीर्ष पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि टैलेंट की कमी तो इंडिया में कभी रही ही नहीं है। FSSAI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी यानी जिसका गठन संविधान के अनुसार नहीं हुआ है, संविधान में इसका कुछ मेंशन नहीं है, गवर्नमेंट के द्वारा लॉ पास करके इसे बनाया गया हो। पहला फूड सेफ्टी इंडेक्स 2018 में अनाउंस किया गया था। ग्लोबल लेवल पर देखें तो एक नाम आता है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। ये एक्चुअली ज्वाइंट इंटर गवर्नमेंट बॉडी है जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कोलैबोरेशन से बना है। इंडिया भी मेंबर है इसका और कुल 189 मेंबर्स हैं इसके।
इवन नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अंतर्गत और भी कई अभियान भी चलाए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एफएसएसआई के साथ, जिसमें से एक आयुष्मान भारत, पोषण अभियान, अनेमिया मुक्त भारत, स्वच्छ भारत मिशन, ऐसे कई सारे अभियान चलाए गए हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ पर। आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से एक न्यूज़ काफ़ी सुर्खियों में है। एक्चुअली ये किसी न्यूज़ डिबेट में दो पार्टीज के प्रवक्ता एक दूसरे के धर्म पर इनसेंसिटिव कमेंट्स कर रहे थे। उसी का एक क्लिपिंग काफ़ी वायरल हो गया। उसके बाद OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के द्वारा स्टेटमेंट आया कि भारत को पब्लिकली माफ़ी मांगनी चाहिए। इवन कतर में भारतीय राजदूत को समन किया गया। अब ये एक बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध हर देश के साथ इतने अच्छे हैं कि रेयर केस में कभी किसी भारतीय राजदूत को समन किया गया। फिर कल UN का भी एक स्टेटमेंट आया। अब बात है कि गल्फ कंट्रीज़ हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखती है कि हमें उनकी इन कमेंट्स को सुनना पड़ रहा है। भारत के ट्रेड का बड़ा भाग गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के थ्रू होता है। GCC 1981 में स्टैब्लिश किया गया था। इस काउंसिल में UAE, ओमान, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन और कुवैत आता है। इराक से हमारा तेल का मैक्सिमम इंपोर्ट होता है, बट इराक इसका पार्ट नहीं है। फिर तेल का अगर हम देखें तो सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्ट हमारा सऊदी अरेबिया से होता है। ये डाटा आप देख सकते हैं किस कंट्रीज़ के साथ हमारा कितना ट्रेड शेयर है। इन GCC कंट्रीज़ से तेल के लिए हम काफ़ी डिपेंडेंट हैं। इवन इंडियंस गल्फ कंट्रीज़ में रहते हैं, तो मैक्सिमम इंडियंस UAE और सऊदी अरेबिया में रहते हैं। अब ये लोग जो वहाँ रहते हैं वो रेमिटेंस भी भेजते हैं, मतलब जो इंडियंस वहाँ रहकर काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, वहाँ से इंडिया में घर पैसे भेजते हैं, तो वही रेमिटेंस कहलाता है। तो ये एक अच्छा खासा अमाउंट भी है जो इस एरिया से हमें रेमिटेंस आता है। इसी कारण ये एरिया काफ़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2016 में UPSC का एक क्वेश्चन आया था इस टॉपिक पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ऑप्शंस थे ईरान, सऊदी अरेबिया, ओमान और कुवैत। अब तो आप बता ही दोगे ईरान होगा। अब आते हैं पॉइंट पर। OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये UN के बाद सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कुल 57 देश हैं। इसमें मैक्सिमम इस्लामिक कंट्रीज हैं और ये इस्लामिक वर्ल्ड के कलेक्टिव वॉइस के रूप में काम करते हैं। OIC का हेडक्वार्टर सऊदी अरेबिया के जेदाह में है, और ये बात याद रखिएगा इंडिया इसका पार्ट नहीं है। और भी जो ऑनगोइंग थिंग्स थे उनको समअप करके इंडिया के अगेंस्ट में OIC का एक स्टेटमेंट आया। अब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन हैं अरिंदम बागची, उनका स्टेटमेंट आया कि OIC के कमेंट्स मिसलीडिंग और मिसचीवियस हैं, क्योंकि जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था वो भारत सरकार में कोई पोस्ट तो होल्ड करते नहीं हैं। बट फिर बाद में EM मिनिस्ट्री ने अपने सारे डिप्लोमेट्स को ब्रीफ किया और बाद में OIC कंट्रीज से बात करने को कहा है। अब इस पूरे इंसिडेंट से बस हमें इतना ध्यान रखना है कि OIC, GCC और इन कंट्रीज़ की क्या जोग्राफिकल लोकेशंस हैं, इंडिया और गल्फ कंट्रीज़ के संबंध ज़्यादा मतलब क्या मायने रखते हैं, इंटरनेशनल संबंध कैसे हैं, प्लस हमारे लिए गल्फ कंट्रीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा पॉलिटिकल पॉइंट्स पर कोई चर्चा करके कोई यूज़ नहीं है और उसको याद भी ज़्यादा नहीं रखना है, बस इन चीज़ों को हमें याद रखना है। ये सब इंटरनेशनल लेवल पर हर दिन चलते रहता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ पर। इंडिया एम्स टू ज्वाइन NSG। NSG एक्चुअली न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है। इसे 1974 में स्टैब्लिश किया गया था। ये 48 एलीट कंट्रीज का एक क्लब है जो कि न्यूक्लियर मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी के ट्रेड को कंट्रोल करता है। इंडिया ने इंदिरा गांधी जी के समय जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था तब इसको अपोज करते हुए ये ग्रुप बना था, और आयरनी देखिए कि आज इंडिया अब इसका मेंबर बनना चाहता है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब ने कहा है कि इंडिया का MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और वसेनार अरेंजमेंट का पार्ट होना अपने आप में महत्वपूर्ण है। चाइना के विरोध के कारण भारत अभी तक इसका मेंबर नहीं बन पाया है, क्योंकि एक्चुअली NSG में मेंबरशिप कॉन्सेंसस से मिलता है, यानी आम सहमति से मिलती है, वोटिंग से नहीं मिलता है। और इसी बात पर मंगलवार को जयशंकर साहब ने यह स्टेटमेंट दिया कि वी वांट टू मेक इन इंडिया बट मेक विद द वर्ल्ड। इंडिया हैज़ अ डीप बिलीफ ऑफ द वर्ल्ड बीइंग फैमिली एंड एक्सप्रेसेस इट थ्रू ग्रेट डेवलपमेंट। तो ये तो थे आज के न्यूज़। अब आप मेरे कुछ क्वेश्चंस का जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन ये कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड। ऑप्शन है आपके त्रिपुरा, नागालैंड, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि ब्लैक सी इज
बॉर्डर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? फर्स्ट इज यूक्रेन, सेकेंड इज टर्की, थर्ड इज ग्रीस, फोर्थ इज जॉर्जिया। ऑप्शन है आपके पास A 1 2 4, B 1 3 4, C 1 2 3 और D 2 3 4। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अब कल के सवाल पर आते हैं। कल का पहला सवाल था सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एक्चुअली सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है, जो कि नेपाल में पड़ता है। और दूसरा क्वेश्चन था कि मितानिन क्या है और कहाँ से रिलेटेड है? तो मितानिन जो है ये आपका छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। जब 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ वुमेन वॉलंटियर्स को एज अ ब्रिज चुना गया था, जो औरतों के पास उनकी दोस्त बनकर जाएं। मीत का मतलब दोस्त होता है। इसी मितानिन प्रोग्राम से इंस्पायर होके आशा यानी एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। तो ये थे आज के कुछ मुख्य समाचार प्लस कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। अब मिलेंगे कल फिर कुछ नए समाचार के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।